प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक नेहरू और लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में नेहरू जी पूरी तरह उदारवादी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी थी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वे हस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे। वे भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ही पाते थे। लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादक बना दिया। पंडित नेहरू अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास करते तथा उन्हें एक दूसरे का पूरक मानते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समाजवाद संबंधी प्रस्ताव पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ही सन 1929 में पारित किया गया था और अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्वयं अपने संबंध में कहा था कि मुझे इस बात को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समाजवाद ने विश्व के सारे सामाजिक ढांचे को ही धीरे धीरे प्रभावित किया है और मतभेद केवल प्राप्ति की गति और विकास के साधनों के विषय में है। यदि भारत को अपनी निर्धनता और असमानता दूर करनी है तो उसे समाजवाद तथा लोकतंत्र का रास्ता अपनाना होगा। यद्यपि इसके लिए वह अपने तरीके निकाल सकता है और इस आदर्श को अपनी जाति की प्रतिभा के अनुकूल ढाल सकता है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इस विचार को अपना लिया था कि भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद ही हो सकता है। 12 अप्रैल सन 1936 को लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में उन्होंने समाजवाद ही क्यों विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वह है समाजवाद। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं अस्पष्ट जनसेवी तरीके से नहीं वरन वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से करता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मायने रखता है। यह जिंदगी का दर्शन शास्त्र है और इसका यह रूप मुझे पसंद भी है। मैं समाजवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को छुटकारा दिला सके। नेहरू के समाजवाद को कार्ल मार्क्स ने बहुत सीमा तक प्रभावित किया, लेकिन नेहरू मार्क्सवाद को संपूर्ण रूप में कभी भी ग्रहण नहीं कर पाए। विशेषतः हिंसात्मक क्रांति, वर्ग संघर्ष और लोकतंत्र के संबंध में नेहरू मार्क्सवादी धारणा से सहमत नहीं हो सकते थे। अतः एक मार्क्सवादी के बजाय एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में वे हमारे सामने आते हैं जो न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। उनका यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र ही समाजवाद था। नेहरू का लक्ष्य सामाजिक समानता और अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना करना था। इसके साथ ही उनका विचार था कि इस लक्ष्य की प्राप्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से की जा सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के बीच समन्वय ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों तथा उत्पादन के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण के आधार पर समस्त समाज का स्वामित्व स्थापित किया जाना चाहिए और आर्थिक व्यवस्था का संचालन समस्त समाज के सामूहिक हित की दृष्टि में रखते हुए किया जाना चाहिए। समाज के निम्नतम वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अथवा वर्ग अपने आर्थिक साधनों के बल पर समाज के किन्हीं अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार स्थापित न कर ले। नेहरू ने सदैव इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में इन लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही की जानी चाहिए। सत्तावादी मार्ग या तौर तरीके को अपनाने की बात नहीं सोची जा सकती। लोकतांत्रिक समाजवाद मानवीय मूल्यों पर आधारित है और यह राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का यह सर्वप्रमुख लक्षण है और यही बात लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्क्सवादी साम्यवाद से अलग करती है। नेहरू का विश्वास था कि किसी सिद्धांत की श्रेष्ठता की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह मानव चरित्र पर क्या प्रभाव डालता है। इस दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्यक्ति को तुच्छ स्वार्थ से ऊंचा उठाकर उसे सबकी भलाई के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद इन तीनों से ही श्रेष्ठ है। जहाँ एक और साम्यवाद की हिंसा और दमन
को टालता है, वहीं दूसरी ओर पूंजीवाद की असमानता और शोषण का भी विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि वह नैतिक नियमों की उपेक्षा किए बिना और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेहरू जी का विश्वास था कि भविष्य निश्चित रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद का ही है। नेहरू के नेतृत्व में भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का नेतृत्व पंडित नेहरू के हाथ में आया और पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों को अपनाया गया। इन तत्वों को विशेषतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों तथा कुछ सीमा तक मौलिक अधिकारों में देखा जा सकता है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था के सामान्य सिद्धांत व उद्देश्य ही हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर सरकार और कांग्रेस दल लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में आगे बढ़े। शासन द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाजवाद ही रहा है। समाजवादी व्यवस्था का संसदीय प्रस्ताव। सन 1954 में केंद्रीय संसद में एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना योजनाओं का लक्ष्य घोषित किया और एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव। पंडित नेहरू के नेतृत्व में समाजवाद की दिशा में प्रयत्न किए गए। उनमें अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव प्रमुख स्थान रखता है। सन 1955 में अबाड़ी कांग्रेस में प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए योजना द्वारा समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की जाए, जिसके अनुसार उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे, उत्पादन में वृद्धि हो और राष्ट्रीय संपत्ति का समुचित वितरण संभव हो सके। प्रस्ताव में जिन बातों पर जोर दिया गया वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रमुख उद्योग और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण। दूसरा, भूमि सुधार। तीसरा, उद्योगों में श्रमिकों का हिस्सा। चौथा, सहकारिता को प्रोत्साहन। और पांचवा, सामाजिक न्याय। सन 1956 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और न्यायोचित साधनों द्वारा एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पास किया। 1962 में भावनगर अधिवेशन और 1964 में भुवनेश्वर अधिवेशन में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के संकल्प को दोहराया गया। नेहरू काल में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की दिशा में कुछ प्रगति भी हुई। सारे देश में सामुदायिक विकास योजनाओं का जाल सा बिछाया गया और विकास कार्यों में जन सहयोग प्राप्त करने व राज्य की शक्ति को विकेंद्रित करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई। सामाजिक संरक्षण और श्रम के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा अनेक कानूनों का निर्माण कर श्रमिक कल्याण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मूल्यांकन। एक सैद्धांतिक विचारधारा के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद श्रेयस्कर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी सत्य है कि भारत का मार्ग लोकतांत्रिक समाजवाद ही हो सकता है, पूंजीवाद या साम्यवाद नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रसंगों में नेहरू के विचार दर्शन और कार्य व्यवहार में कुछ कमियां अवश्य परिलक्षित रहीं। प्रथम, इस प्रसंग में नेहरू की समस्त विचारधारा में आवश्यक स्पष्टता का अभाव है। यदि यह स्पष्ट न किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है, तो इस प्रकार की घोषणाओं और विचारों का महत्व क्या है। दूसरा, भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए जिस दृढ़ संकल्प, प्रबल इच्छा शक्ति और गतिशीलता की आवश्यकता होती है, नेहरू जी के नेतृत्व में भारतीय अभिजन और विशेषतः राजनीतिक अभिजन उस स्थिति को नहीं अपना सके। अभिजन वर्ग की कथनी और करनी में अंतर बना रहा। इस कारण न तो नेहरू काल में और न ही उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में कोई ठोस प्रगति हो पाई।